नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज कई महीनों के बाद आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। तो एक तो मुझे वो जो आप लोग ईमेल कर रहे थे लगातार और मेरे सीनियर और क्राइम तक के हेड शम्स ताहिर खान साहब को लगातार बोल रहे थे कि सुप्रतिम कहाँ है। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए। उन सारे चाहने वालों को और सारे दर्शकों से सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इतने दिनों तक आप बोलते रहे, इंसिस्ट करते रहे, लेकिन मैं हाजिर नहीं हो सका। वो एक शेर की पंक्तियां हैं ना कि यूं ही कोई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो वो वाली बात है। कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। और मजबूरी भी क्या थी ये मैं फ़ौरन बता देना चाहता हूँ। वो ये कि जब से ये कोविड का सिचुएशन वर्सन हुआ, ज़्यादा बुरी हालत में हुआ और बड़ी पाबंदियां लगी, तो शम्स सर जो हैं वो ऑफिस तकरीबन 3 साढ़े 3 महीना या शायद उससे भी ज़्यादा, इतने दिनों से वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। वो लगातार बाहर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में क्राइम तक के अलावा जो आज तक टेलीविज़न के लिए उनके जो कमिटमेंट्स हैं, उनमें से कुछ काम जो है वो मुझे देखना संभालना पड़ रहा था। तो इन वजहों से अगर मैं डायरेक्टली या जिसे कहते हैं कि कट टू कट आपको बताऊं तो कहने का मतलब यही है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से नहीं आ पा रहा था। अभी भी शम्स सर जो है वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे कभी ना कभी तो आप सबके सामने दोबारा हाजिर होना ही था। तो बहुत वर्कलोड होने के बावजूद मैं आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस कंटिन्यूएशन को मैं बरकरार रख पाऊंगा, इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। आज एक बहुत ही अजीब चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आमतौर पर तो इसी तरह की अजीबोगरीब कहानियां आप सबको सुनाता हूं, बताता हूं। कोविड-19 का ये जो नया वेरिएंट है, इसके बारे में ये कहा गया है ये 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। कहने का मतलब ये कि ये ज़्यादा संक्रामक है। लेकिन राहत की खबर ये है कि अब तक के रिसर्च में, अब तक की छानबीन में ऐसी कोई बात पता नहीं चली है कि ये 70 गुना ज़्यादा या पुराने वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा डेडली है। कहने का मतलब ये कि 70 गुना तेज़ी से फैल तो सकता है, लेकिन 70 गुना तेज़ी से लोगों की जान लेगा, ऐसा कोई रिसर्च, ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है, पहली बात। और दूसरी राहत की बात यह है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन अलग अलग देशों में बना, हमारे देश में भी बन चुका है और उसके इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन का इंतज़ार कर रही हैं कंपनियां। उन वैक्सीन्स के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि वो वैक्सीन जो है वो निष्प्रभावी हो जाएंगी या कोविड के मरीज़ों पर या वुड बी मरीज़ों पर काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ये दवाई जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेंगी और एक बार जब हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ने की आदत डाल लेगी और सक्षम हो जाएगी, तो धीरे धीरे हम सारे लोग इस बीमारी को ओवर पावर कर सकेंगे, उससे आगे निकल सकेंगे। तो कुल मिलाकर एक अगर नेगेटिव खबर है वो ये कि नया वेरिएंट जो है वो 70 गुना तेज़ी से फैलता है। तो दो पॉजिटिव खबर ये है कि ये नया वेरिएंट जो है अलग से कोई ज़्यादा जानलेवा नहीं है। जिस तरह का पावर इस मौजूदा कोविड के वायरस में है, उसी तरह का पावर या क्षमता जो है उस नए वेरिएंट में भी है। और दूसरी खुशखबरी, अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन उस पर भी कारगर है। अब आइए क्राइम की बात करते हैं। ये वाकया जो है ये इसी महीने का है। 13 दिसंबर को ये कहानी, ये घटना जो है सामने आई कोलकाता में। बेसिकली कोलकाता में सॉल्ट लेक इलाके में एक परिवार रहता था, महेंद्र सरिया परिवार। सरनेम इस परिवार का महेंद्र सरिया है। तो इस परिवार में जो गृह स्वामी हैं, परिवार के मुखिया हैं, वो मिस्टर अनिल महेंद्र सरिया हैं और उनकी पत्नी गीता और दो जवान बेटे 25 और 22 साल के अर्जुन और विदुर और एक छोटी बेटी वैदेही। ये कुल 5 लोगों का परिवार है और 5 लोगों का परिवार यहाँ सॉल्ट लेक में रहा करता था, एजे ब्लॉक के मकान नंबर 226 में। लेकिन अनिल की अपनी पत्नी गीता से काफ़ी समय से अनबन चली आ रही थी और इसी पति पत्नी के बीच की अनबन की वजह से पिछले साल यानी 2019 के बीच में किसी एक तारीख को ये जो अनिल महेंद्र सरिया है, इन्होंने तय किया कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि हमारे रिश्ते लगातार ख़राब होते जा रहे हैं।
तो अनिल ने अपना घर छोड़ दिया सॉल्ट लेक का, और वो कोलकाता में ही एक और जगह है राजारहाट, उस राजारहाट में जाकर एक फ्लैट में वो रहने लगे। और अनिल की अपने बच्चों से, खासकर जो बड़ा बेटा अर्जुन है जिसकी उम्र 25 साल की है, उससे लगातार फ़ोन पर बात हुआ करती थी। 29 अक्टूबर को अनिल की पत्नी गीता ने खुद अनिल को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि अभी वो कुछ दिनों के लिए तीनों बच्चों को लेकर, अर्जुन को, विदुर को और वैदेही को, तीनों बच्चों को लेकर वो रांची अपने मायके जा रही है और अभी वो वहीं कुछ दिनों तक रहेगी। अनबन थी ज़रूर, लेकिन बिल्कुल रिश्ता टूट गया था या बातचीत बिल्कुल भी नहीं होती थी, ऐसा नहीं था। कुछ मतभेद और विवादों के बावजूद दोनों में कम से कम इतनी बातचीत तो होती थी कि वो एक दूसरे को इंटीमेट करते थे, इन्फॉर्म करते थे। और गीता ने ये बात जो है अपने पति अनिल को बताई थी। इसके बाद अनिल जो है, बेशक चलो परिवार रांची चला गया, लेकिन अनिल जो है वो अपने बच्चों से बात करता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद अनिल ने अपने बेटे अर्जुन से बात करने की काफ़ी कोशिश की। 29 अक्टूबर इसी साल की बात है। और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद अनिल का फ़ोन नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। माफ़ कीजिएगा, अर्जुन जो बेटा है उसका फ़ोन नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तो ये जो अनिल महेंद्र सरिया है, परिवार के मुखिया, इन्होंने अपने परिवार के दूसरे लोगों से, यानी अपनी पत्नी से और दूसरे बच्चों से भी बातचीत की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब जो है अर्जुन की गुमशुदगी या अर्जुन के फ़ोन के स्विच ऑफ हो जाने के बारे में, उसके कहीं नहीं होने के बारे में उसे नहीं मिल पाई। और जब अनिल को कोई जवाब नहीं मिला तो अनिल ने कोलकाता में ही विधाननगर पुलिस से अपने बड़े बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। और छानबीन की शुरुआत, जाहिर सी बात है, जो लास्ट कस्टोडियन 25 साल के बेटे अर्जुन की थी, वो उसकी माँ थी गीता। तो गीता से ही छानबीन की शुरुआत हुई। विधाननगर पुलिस ने समन भेजकर रांची से गीता को बुलवाया और कहा कि आप आइए, यहाँ आपके बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके पति ने दर्ज कराई है, तो हमें आपसे पूछताछ करनी है। तो गीता आई और गीता के साथ बच्चे भी आए कोलकाता। उनसे पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ करने पर पुलिस को बहुत सारी संदेहास्पद बातें जो है वो समझ में आई, नज़र आई। एक तो ये कि गीता सॉल्ट लेक के जिस मकान में रहती थी, उस मकान में बड़ी संदिग्ध चीज़ें थी। कहीं कुछ जलने के निशान थे, कहीं मिक्सर ग्राइंडर पड़ा हुआ था जिसमें खून के धब्बे थे। इस तरह की बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें, और घर की सारी चीज़ें बिखरी हुई। मतलब एक जो सिस्टमेटिक घर या नॉर्मल हाउस जैसा होता है, वैसा घर इनका नहीं था। तो गीता से जब पूछताछ हुई और उनके बच्चों से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले तो अर्जुन की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी जानने से मना किया, कहा कि हमें नहीं पता है कुछ भी। लेकिन जब पुलिस ने ये कहा कि ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप मकान की तलाशी हमें लेनी है, तो पहले तो उन्होंने रेसिस्ट किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी। पुलिस ने कहा कि नहीं, मकान की तलाशी ली जाएगी। और जब मकान की तलाशी ली और ये जो सॉल्ट लेक का जो मकान है, इसके छत पर पुलिस पहुंची तो पुलिस के कदम ठिठक गए। पुलिस ने देखा कि वहां एक इंसान का कंकाल जो है वो छत पर पड़ा हुआ है। पुलिस ने फौरन उस कंकाल को कब्जे में लिया और कंकाल को देखने से लग भी रहा था कि यह तकरीबन 1.5-2 महीना पुरानी कंकाल है। और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए, और या ये कह सकते हैं कि कंकाल के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवाया और डॉक्टरों ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसकी जांच शुरू की। इस बीच जब गीता से पूछताछ हुई दोबारा और उनसे कहा गया कि ऊपर एक कंकाल पड़ा हुआ है, वो किसका है, तो पहले तो वो नानुकुर करती रही, कहती रही हमें नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो गीता और उनके छोटे बेटे विदुर ने ये माना कि हाँ, वो कंकाल जो है हमारे, मतलब गीता के बड़े बेटे 25 साल के अर्जुन का ही है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अर्जुन को नहीं मारा, बल्कि अर्जुन की बीमारी की वजह से एक्सीडेंटल डेथ हो गई घर में ही। और जब अचानक, मतलब बीमारी की वजह से एक्सीडेंटल डेथ, ये टर्म शायद उतना ठीक नहीं है, लेकिन असामयिक निधन जिसे कहते हैं, बीमारी की वजह से अर्जुन का हो गया। और उसके बाद गीता का और विदुर का ये कहना था कि हम घबरा गए, और जब हम घबरा गए तो हमने उसकी लाश का अंतिम संस्कार घर में ही करने की कोशिश की। लेकिन बीमारी से अगर किसी की मौत हो तो परिवार के दूसरे लोग उस चीज़ को छिपाएं
और छिपाने के लिए इस तरह का जतन करें कि घर में ही लाश का अंतिम संस्कार करने की कोशिश करें, और वो भी बहुत अजीबोगरीब तरीके से, ये बात समझ में नहीं आई। अजीबोगरीब तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस घर में मिक्सर ग्राइंडर मिला जिसमें खून के धब्बे थे, दीवारों पर भी कुछ खून के धब्बे थे, खून के निशान थे, जगह जगह घर में कुछ जलने या जलाए जाने के निशान थे, प्लस जो कंकाल छत पर पड़ा हुआ था उसके स्कल पर यानी खोपड़ी पर चोट के निशान थे। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और जब गीता से और उसके बेटे विदुर से बहुत सख्ती से पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि वो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, और इसी तांत्रिक क्रिया के चलते उन्होंने अर्जुन की जान ली, और न सिर्फ अर्जुन की जान ली बल्कि अर्जुन की हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए, और टुकड़े करने में उन्होंने जो सैंड कट जो स्टोन कटर मशीन होता है उसका इस्तेमाल किया, ग्राइंडर से उसके जो मांस है उसको और छोटे टुकड़ों में तब्दील करने और उनको पीसने की कोशिश की, और इसके बाद इंसानी मांस की गंध जो है वो बाहर न जाए सड़ने पर, इसलिए उसकी माँ गीता ने उस मांस को, आपको जानकर हैरानी होगी, अपने जवान बेटे की लाश हत्या तो की है और उस मांस को उसने घी और दूसरे मसालों से भूना भी, और इस तरह से अलग अलग पैकेट्स में डेड बॉडी के बाकी रिमेन्स को उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, और जब सिर्फ कंकाल बच गया तो उस कंकाल को इन्होंने छत पर फेंक दिया, और वो घर चले गए, यहाँ से बंद करके रांची चले गए, और कई महीनों तक किसी को पता ही नहीं चला कि अर्जुन जो है उसकी हत्या हो चुकी है। तो जब आपको मैंने बताया कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की, तब यह अजीब और विचलित करने वाली कहानी सामने आई। हालांकि कभी पूछताछ में ये अपना गुनाह कबूलते, कभी अपनी बात से इनकार करते, लेकिन आप ये जानते होंगे ज़रूर कि कोई भी मुल्जिम जब पुलिस की कस्टडी में कोई बात कबूल करता है और अगर कोर्ट में जाकर वो उस बात से मुकर जाए तो उसके पिछले कबूलनामे का कोई मोल या कोई वैल्यू जो है वो नहीं रह जाता है। तो इसीलिए किसी भी मुल्जिम को पकड़ने के बाद आमतौर पर इस तरह के क्रूशियल मामलों में पुलिस कोशिश करती है सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान कोर्ट में कराया जाए, और जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान दर्ज होता है तो फिर मुल्जिम अपने उस बयान से मुकर नहीं पाता। तो इस मामले में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराना नहीं कराना वो तो बाद की बात है, लेकिन जिस तरह से ये इनकार कर रहे थे कि हमने अपने बेटे का कत्ल नहीं किया है, अर्जुन की हत्या हमने नहीं की है, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बारीकी से उस कंकाल की जांच की तो उन्होंने देखा कि जो कंकाल की खोपड़ी है यानी स्कल है उस पर बहुत तेज़ किसी भारी चीज़ से हमला करने यानी खोपड़ी को तोड़े जाने के भी निशान मिले हैं। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट दोबारा उस मामले को रिविजिट कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमला क्या मृत्यु पूर्व किया गया जिससे मौत हुई, या फिर हत्या किसी और तरीके से हुई और उसके बाद लाश को निपटाने के दौरान स्कल पर कोई चोट मारी गई, और या कोई तांत्रिक क्रिया के दौरान सिर पर कोई और हमला हुआ। इन सारी चीज़ों की पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक घर का जवान बेटा, उनकी माँ, उसकी माँ और भाई और बहन इन सब के साथ रहता हुआ मारा गया संदिग्ध परिस्थितियों में, और जिस तरह से उसकी लाश को निपटाने की कोशिश इस महेंद्र सरिया परिवार के कुछ लोगों ने की, उस कहानी को सुनकर कोलकाता के लोग और जिन्होंने भी इस घटना के बारे में अब तक सुना है वो बहुत हैरान है और बहुत सकते में है। तो अब इस मामले का शुरुआती खुलासा या शुरुआती जांच से तो ये मामला जो है साफ हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो शायद और कहानी साफ हो कि मर्डर का मोटिव क्या था। लेकिन अब तक जो मोटिव या इंटेंशन जैसी बात समझ में आई है वो दो है। एक तो ये कि अर्जुन का अपने पिता के करीब होना और उससे लगातार बात करना, ये बात गीता और दूसरे बच्चों को ज़्यादा खलती थी, एक तो ये बात है। और दूसरा जो मोटिव आप कह सकते हैं वो ये कि किसी तांत्रिक क्रिया में शायद गीता जो है वो अपने बेटे की हत्या करके उसकी लाश का इस्तेमाल करना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से पूजा घर में मैंने आपको बताया कि जगह जगह कुछ जले हुए सामान, जले हुए टुकड़े, मांस के भी टुकड़े, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इन सारी चीज़ों से लगता है कि तंत्र मंत्र का इन्फ्लुएंस इस परिवार पर बहुत ज़्यादा था। तो यही है आज की कहानी या आज का वाकया जो हमने आपको बताया। और अब आप सबसे गुजारिश है कि इस वाकये को देखने और सुनने के बाद जिस तरह से आपने पहले मुझे सपोर्ट किया, आपने अपना प्यार दिया, वो प्यार और सपोर्ट प्लीज़ मुझे फिर से दीजिएगा, और अपनी राय, अपनी कमेंट्स जो है ज़रूर इस वीडियो के नीचे आप छोड़िए,
और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जब भी मैं हाजिर हूँ, 1 या 2 दिन के अंतराल में अब मैं आया करूँगा, तो जब भी मैं आऊँ तब मैं इस वीडियो में जो आपके कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स को भी बाकी लोगों तक पहुँचाऊँगा, और अगर कुछ सवाल होंगे तो उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़ई, किसी और कहानी के साथ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।